वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर आप लोग जो चक्रव्यूज बैच में जो टेस्ट ले रहे हैं हम लोग, कौन सी बैच है वो? चक्रव्यूज बैच है। उस चक्रव्यूज बैच में हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। अभी 4 चैप्टर की टेस्ट हो चुकी है। जैसे कि आपको पीछे चैप्टर से बताऊंगा मैं, सेमीकंडक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, ड्यूअल नेचर एंड एसी सर्किट की एग्जाम हो चुकी है। उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? तो इस वीडियो में हम लोग देने वाले। हमारे युवराज भाई आ चुके हैं यहाँ पे, और युवराज भाई हमारे आपको सॉल्यूशन देने वाला है। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप पेड ही कर रहे हैं क्या सब लोग? नहीं बेटा, एकलव्य बैच आपके लिए फ्री भी दे रही है यार। ऐसे क्यों बोल रहे कि पेड दे रहे? हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा सा हमारी टीम उसके पीछे काम करती है जो पेड बैच में, जैसे संजू भाई है, अक्षय भाई है, हमारे युवराज सर है, मैं हूँ, अमोल भैया है। ऐसे हमारी जो 5 लोगों की टीम काम कर रही है उसमें, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा देंगे, वो तो बात जाहिर सी है। और ये अकेला कार्तिक भाई संभाल रहा है हमारी ये जो मॉक टेस्ट है जो फ्री वाली है, और ये एकलव्य बैच की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी होती है। तो जो फ्री चाहते हैं ना, दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि यार अगर आपके पास पैसे कम है और बहुत सारा कंटेंट चाहते हैं कम पैसे में, तो मैंने बोला ना आप लोगों को कि यार ब्रह्मास्त्र बैच है 499 में, उसमें 200 रुपए की आपको मॉक टेस्ट फ्री मिल रही है, तो वो चीजें ले लो ना। और इसके अलावा 25 रुपए में हम लोगों ने पूरे के पूरे PYQ और उसका सॉल्यूशन डालना चालू किया है। नियर अबाउटली संजू भाई 10 चैप्टर है हमारे पास अभी सॉल्यूशन, और 2021 के तो पूरे सॉल्यूशन भी दिए हैं। 2021 के पूरे सॉल्यूशन है, और 2004 से 2020 तक 10 चैप्टर के सॉल्यूशन दिए। आज बोल रहा हूँ, करीब करीब हम लोग मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे। 2-4 चैप्टर रहेंगे तो हम लोग कल डालेंगे। आज ही शाम तक आपको अपडेट होते रहेगा, पूरी अपडेट चीजें हो रही है। 25 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसकी प्राइस भी बढ़ रही है बेटा, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो 30 रुपए भी होने के चांसेस है। जल्दी ले लो 25 रुपए, तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमको चाहिए, तो ले लेना भैया। 25-30 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा, सबसे बेनिफिट आप लोगों को ब्रह्मास्त्र बैच है। ब्रह्मास्त्र बैच, ये मॉक टेस्ट फ्री कौन से दिन में कौन सी है सर बता दो थोड़ा सा, पता नहीं है हम लोगों को, ठीक है। देखो 20 तारीख पता है ना, आज कौन सी तारीख है तो पता होनी चाहिए। 19 है क्या आज, है ना? कल ही फुल लेंथ टेस्ट है, PCM PCB दोनों भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ग्रुप वाले और PCB वाले, बायोलॉजी ग्रुप वाले। बाद में 23 तारीख को फुल लेंथ टेस्ट है बेटा, सेकंड टेस्ट है। बाद में 26 तारीख को PCM PCB की है। बाद में 29 तारीख को है। बाद में आपकी 1 अगस्त को है। तो इस तरीके से आप अपनी फुल लेंथ भी, सर इसकी लिंक कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप है भैया एकलव्य बैच का, उसमें जाओ। उसमें आप लोगों को लिंक डेली, जो जिस दिन टेस्ट रहती है उस दिन हमारे कार्तिक भाई डाल देता है। तो टेंशन किस बात की, फ्री भी दे रहे। जिनके पास पैसा है वो PGMN ऐप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उस ऐप में जाओ। जो चीज़ें आपको, आप लोग जितना पैसा दे सकते हो दे सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, और हम लोग फोर्स भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का फोर्स करूंगा मैं, कौन से? PYQ आपके मालूमात के लिए, नियर अबाउटली PYQ के लिए 2004 से 2006 300-400 रुपये की बुक है, वो भी नियर अबाउटली 700-800 रुपये की बुक हम जो पूरी की पूरी है वो बुक मिलती है। हम लोग 25-30 रुपये में दे रहे। 25-30 रुपये 2 वड़ा पाव खाते मेरे ख्याल से बच्चे, कहेंगे तो 2 वड़ा पाव है ना? हमारा इधर संजय भाई है, ठीक है। तो यार आ जाओ संजय वो, बच्चों को बोलो पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन सब दे रहे हैं, है ना? 2004 से 2021 तक जितने भी सॉल्यूशन है पूरे हम प्रोवाइड कर चुके हैं। बस कुछ चैप्टर बाकी वो डाल देंगे, फॉर्मूला शीट है 1-2 चैप्टर्स के बाकी वो भी डाल देंगे। बस आपको मेहनत करना है, हम तो मेहनत करने वाले हैं पूरी। हम 100% देंगे, आपका 100% अगर मिल गया उसमें तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। और इसके बाद में मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन सभी मिलेगा। मॉक टेस्ट जो मिशन बैच में या हम लोग पेड कोर्स जो है, मिशन बैच बोलेंगे नहीं उसको, चक्रव्यूज बैच है हमारी मॉक टेस्ट की, उसका सॉल्यूशन पूरा हमारे युवराज भाई देने वाले हैं। युवराज भाई पूरे साथ साथ में हम लोग जो जो दे सकते हैं और भी देने वाले हैं। इस ऐप को डाउनलोड करो अपने दोस्तों को, कोई 11 का है तो 11 की नोट्स मिलने वाली फ्री में, या फ्री में बोल रहा हूँ, वहाँ पे जाओ। 12th वाले को फ्री में टेस्ट मिल रही है। MCQ 100 MCQs भी दे के रखे हैं ऐप में, वो सॉल्व करो। क्या देना चाहिए, फ्री दे रहे, ऐसा नहीं दे रहे। तो चलो सभी को बेस्ट लक, पढ़ाई करते रहना। और ये 25 क्वेश्चंस इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल रहा है।
तो यार मेरी तबीयत थोड़ी सी बराबर नहीं, इसलिए थोड़े से लेक्चर नहीं हुए। आपके पूरे लेक्चर होने वाले, मैंने दिनेश सर ने अभी बात की कर चुके हैं, सब देंगे। चलो सर, बेस्ट लक। चलो, सर ने जैसे ही आपको बताया सबका सोल्यूशन आपको ऐप पर अवेलेबल है, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें कि वीडियो लेक्चर में सोल्यूशन चाहिए। तो सर ने आपकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमें कहा कि आप वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो ठीक है, तो जो मॉक टेस्ट 4 है उसके आज हम वीडियो सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज के लेक्चर को श्री गणेशा करते हैं और मॉक टेस्ट नंबर 4 के हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए मॉक टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है हमें। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C2 to C, द इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम L to डैश टू ऑब्टेन द सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या बोला है हमें, कंडीशन कौन सी दी है, सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और कैपेसिटी कितनी की है, C2 से C से लेकर 2C डबल कर दिए। और हमें पूछा है कि इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। रेजोनेंस के लिए क्या होती है कंडीशन, XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, ये क्या XL, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और XC क्या होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL को कैसे लिखते हैं हम, ओमेगा L इज इक्वल टू XC को क्या लिखते हैं, 1/ωc। ठीक है, अब देखिए इस पर से क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 1/ω²C। ठीक है, अब इस पर से हम क्या कह सकते हैं, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिख सकता हूं मैं, L1/L2 इज इक्वल टू C2/C1, क्योंकि ये कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए कैपेसिटी कितनी की उन्होंने, C से लेकर 2C, पहले कितनी थी, C थी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, पहले इधर क्या C2 यानी डबल कर दी बाद में, और पहले कितनी थी, C थी, तो C गेट कैंसिल, तो L1/L2 कितना आ रहा है हमारा, 2। ठीक है, अब हमें बताना है कि L2 क्या होगा, तो L2 को एज इट इज रखता हूं, L1 के डिवाइड में 2 चला जाएगा, सिंपली L2 इज इक्वल टू L1/2। देखिए फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हमें क्या बोला है। इन AC सर्किट द EMF E and the current I at any instant are given respectively by the E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t minus phi। और हमें क्या पूछा है, द एवरेज पावर इन दी सर्किट ओवर वन साइकिल ऑफ AC। सिंपली यहां पर क्या पूछा है, आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला पूछा है, जो कि होता है E नॉट I नॉट cos phi डिवाइडेड बाय 2। और इसमें का जो ये cos phi होता है इसको कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, सिंपली आपको फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला याद रखना क्या होता है एवरेज पावर के लिए, E नॉट I नॉट cos phi बाय 2, और ये cos phi क्या होता है, पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, इन LR सर्किट ऑफ अ 3 मिली हेनरी इंडक्टेंस एंड अ 4 ओम रेजिस्टेंस, EMF E is equal to 4 cos 1000t volt is applied, then amplitude of current is। क्या पूछा है हमें, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है, I नॉट। ठीक है, अभी हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे, 3 मिली हेनरी क्या दिया है, इंडक्टेंस, यानी L की वैल्यू दी गई है, मिली 10⁻⁻3। ठीक है, इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस दिया है, R की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 4 ओम, और क्या दिया हमें, EMF दिया है, E इज इक्वल टू 4 cos 1000t। ठीक है, अब EMF का क्या होता है हमें पता है, E इज इक्वल टू E नॉट cos ओमेगा t। जब ये दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे तो हमें E नॉट कितना मिल रहा है, 4, और ओमेगा कितना मिल जाएगा, 1000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। वो क्या होता है,
सिंपली ई नॉट बाय जेड होता है। अब ये सर्किट कौन सा है? LR। इसमें सिर्फ इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस अवेलेबल है, कैपेसिटेंस नहीं है। तो देखिए ई नॉट कितना है हमें 4, और LR सर्किट के लिए जो Z होता है वो क्या होता है? इम्पीडेंस, सिंपली R² प्लस XL² बराबर, और XL ही क्या होता है हमारा? इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैसे लिखते हैं हम? ओमेगा L। अभी देखा हमने, ठीक है। पुट कर देंगे वैल्यू, सारे तो है। रेजिस्टेंस कितना है हमें? 4 ओम, 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 आ जाएगा, प्लस XL यानी ओमेगा L। ओमेगा कितना दिया है देखिए हमें? 1000। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर। L कितना है देखिए? L 3 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। क्या किया है? XL स्क्वायर का था, मैं सिंपली क्या किया? इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। यही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 एज इट इज, ये 16 रूट में एज इट इज, प्लस 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, और 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर क्या आएगा? इंटू 10 टू द पावर -6, प्लस 6 और -6 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। सिंपल क्या बच रहा है? 4 रूट में 16 प्लस 9 बच रहा है सिर्फ। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/√25। ये किसकी वैल्यू है? I0। इस पर से क्या आ जाएगा हमारा? 4/5 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम? 0.8। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 0.8 एम्पियर। ये क्या आ जाएगा हमारा? I0। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है उन्होंने कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, क्या कर रहे हैं ना? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीजेस, और पूछा है हमें बाद में क्या होगा? फोटो करंट डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, फोटो करंट इंक्रीजेस। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए हमने देखा था अगर यहां पर कोई रेडिएशन आते हैं, ठीक है, ऊपर से जब रेडिएशन, जब इंटेंसिटी बढ़ेगी यानी फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होने वाले वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो गए, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए? ज्यादा इमिट हो गए। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए यानी क्या होगा? उसमें फोटो करंट जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं आप? फोटो करंट। क्योंकि क्या इंटेंसिटी इंक्रीज हुई यानी नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए, वो इंसिडेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है, सरफेस पर। वहां पर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा इमिट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए यानी क्या होगा? फोटो करंट क्या हो रहा है? ज्यादा होगा। तो सिंपली देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा? फोटो करंट इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी। इंसिडेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा, फोटो करंट, ठीक है। चलो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है? इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हम पता है हमें? के मैक्स एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच म्यू नॉट किसकी वैल्यू है? वर्क फंक्शन की, और एच म्यू क्या होती है? एनर्जी। अब देखिए एच म्यू, म्यू क्या हमारा? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और हमें क्या पूछ रहा है कि इंटेंसिटी डबल कर दी। यहाँ पर इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी कुछ दिख रहा है क्या? कोई संबंध है क्या यहाँ पर? नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है क्या इंटेंसिटी पर? नहीं। किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। तो कुछ चेंजेस होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो जाए, इंटेंसिटी को कुछ फर्क गिरने वाला है क्या? नहीं। तो सिंपली क्या हो जाएगा? नो चेंज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम कितने भी बढ़ाएंगे या इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर उसका इफेक्ट होने वाला नहीं, सिंपली नो चेंज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है? द वेवलेंथ ऑफ लैम्बडा ए ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द लैम्बडा पी ऑफ अ फोटोन of a same energy E are related।
अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, लैम्बडा ई इट इज ए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्बडा पी इट इज ए वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब हमें बोला है दोनों की एनर्जी कैसी है, सेम है, और इसके दोनों का बीच का रिलेशन हमें बताना है। अब देखिए हमें पता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, E इज इक्वल टू mc², ठीक है। अब mc को कैसे लिखता हूं, m इंटू सी, मास c क्या है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसको लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम pc, ठीक है, बराबर। और हमें एक रिलेशन पता है क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली ये देखिए यहाँ पर h बाई लैम्बडा, ठीक है, वो वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या आ जाएगा फिर हमारा h बाई लैम्बडा सी एज इट इज, और लैम्बडा फॉर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लेता हूँ लैम्बडा ई, ये आ गया हमारा एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एनर्जी फॉर फोटॉन क्या होती है, एनर्जी फॉर फोटॉन क्या होती है, वो E इज इक्वल टू एच म्यू, बराबर, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता है C बाय लैम्बडा, फिर क्या करता हूँ एच सी बाय लैम्बडा, फॉर फोटॉन है तो लैम्बडा पी कर देता हूँ, और E ये आ गई रिलेशन। बट हमें क्या बोला गया है कि सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी कैसी है, सेम है, तो देखिए हम इक्वेट कर देंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा एच सी बाय लैम्बडा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा पी, ठीक है। एच सी क्या है, कैंसिल, सिंपली लिख सकते हैं हम लैम्बडा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा पी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या बोला, इन अ रेडियो एक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी एट T1 इज R1 एंड दी एट अ लेटर टाइम T2 इट इज R2, दी डीके कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज लैम्बडा, देन अब हमें क्या बोला है कि एक्टिविटी एट अ टाइम T1 कितनी है, R1, ठीक है, और एट अ टाइम T2 पर कितनी है, R2। अब इन दोनों का रिलेशन हमें बताना है, ठीक है। अब डीके लॉ क्या कहता है हमें, देखिए n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। n क्या होते हैं, कुछ टाइम पर एट अ टाइम t पर जो सब्सटेंस बच जाता है वो होता है n, n नॉट क्या है, इनिशियल में स्टार्टिंग में जितनी होती है, और e टू द पावर लैम्बडा टी, लैम्बडा जो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, ये सिंपल रिलेशन रहता है। अब यहाँ पर n की जगह क्या है, R1, क्योंकि एट अ टाइम क्या है, फर्स्ट कंडीशन में R1 इज इक्वल टू n हो जाएगा, बराबर, ठीक है। और n नॉट की जगह हम लिख सकते हैं R नॉट एट दी इनिशियल स्टेट, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पर R1, क्योंकि एट अ टाइम T1, यहाँ पर एट अ टाइम T1 इक्वेट कर देंगे, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा T1, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट केस के। सेकेंड केस में R2 लिख लेंगे हम n की जगह पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेकेंड के लिए, R2 इज इक्वल टू R नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा T2, क्योंकि R2 कब है, एट अ टाइम T2 पर, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, दोनों का रिलेशन बताना है, R1 इज इक्वल टू पूछा है, दोनों को क्या करता हूं मैं, डिवाइड कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा देखिए R1 बाय R2 इज इक्वल टू R नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा T1 डिवाइडेड बाय R नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा T2, ठीक है। इसमें से क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं हम, R नॉट कैंसिल हो जाएगा, R1 एज इट इज R1 बाय R2, ये ऊपर चला जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्बडा कॉमन निकाल लेंगे, T1 माइनस T2, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, देखिए क्या किया मैंने, इसको ऊपर ले जाऊंगा और e टू द पावर माइनस लैम्बडा मैंने ये कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा है ऊपर जाने पर T1 माइनस T2, ठीक है। अब देखिए R1 के बारे में बताना है हमें, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, R2
e to the power minus lambda t1 minus t2। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, क्या है, r1 इज इक्वल टू r2 e टू दी पावर लैम्बडा माइनस लैम्बडा, यहाँ पर प्लस लैम्बडा। देखिए यहाँ पर आप गलत हो सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ लैम्बडा पूछा है, लैम्बडा है, और लेकिन हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, माइनस लैम्बडा। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन, r1 इज इक्वल टू r2 e टू दी पावर माइनस लैम्बडा t1 माइनस t2। देखिए प्लस माइनस साइन का सिर्फ चेंज है, आप गड़बड़ में क्या कर सकते हो, ये ए की जगह सी की जगह ए लगा सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन लगाते वक्त थोड़ा सा दिमाग ठिकाने पर रख कर लगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 नैनोमीटर व्हाट इज शुड बी द स्पीड। अब क्या हमें स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या पूछा है इन्होंने, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन एटम की तरफ। सिंपली देखिए ये हाइड्रोजन एटम में कंसीडर कीजिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है उसकी सर्कुलर मोशन होती है, और हमें पता है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। और देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4π एप्सिलॉन q1 q2। q यानी इलेक्ट्रॉन है तो q1 q2 लिख लेता हूँ, और ये r² क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, r गेट कैंसल। ठीक है, क्या बच रहा है, हमें वेलोसिटी निकालनी है, v² इज इक्वल टू लिख लेता हूँ मैं, m इधर डिवाइड में चला जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन q²r, ये m इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट में ले लेता हूँ, v² का v हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। ठीक है, चार्ज है q यानी चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁹, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है। रेडियस डिस्टेंस कितना दिया हमें 0.1 नैनोमीटर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 0.1 × 10⁻⁹। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × 10⁻⁻30। सारे वैल्यूज हमें मिल गई, वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा फिर रूट में, क्योंकि v² था, अभी रूट ले लेंगे v, 9 × 10⁹, q² के लिए क्या आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। रेडियस r यानी डिस्टेंस कितना दिया हमें 0.1 × 10⁻9, और मास कितना है हमारा 9.1 × 10⁻31। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ सिंपली वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/6 स्क्वायर इंटू 10⁻12, ये रूट में इतना आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी फिर हमारी 1.6 को क्या लिखते हैं, स्क्वायर को स्क्वायर रूट हटा देंगे, 1.6 10⁻12 का क्या आ जाएगा 10⁻6। तो सिंपली हमें वेलोसिटी मिल रही है 1.6 × 10⁻6, अप्रॉक्सीमेटली कौन सा है 1.59 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट भी देखते हैं। अभी 18 हो गया रेशियो, गर्म हो रहा है। ठीक है, देखिए अभी क्या पूछा हमें, द रेशियो ऑफ अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द लाइमन एंड बार्मन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हमें पता है, देखिए E क्या होती है hc/λ,
एनर्जी और लैम्बडा के बीच में, वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। यानी जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और एनर्जी किसकी ज़्यादा? जो जितनी ज़्यादा ऊपर से नीचे आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, यानी उसकी वेवलेंथ छोटी मिलेगी। तो हमें क्या बोला है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या चाहिए? एनर्जी कम, यानी जो सिर्फ यहाँ से, देखिए ये स्टेट लगी, दूसरी फर्स्ट से सेकेंड स्टेट में से नीचे आने वाले को क्या कहेंगे हम? एनर्जी कम लगेगी, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी। फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज के लिए क्या होता है? फिर हमें पता है 1/λ L कर देता हूँ R, N1 क्या आ जाएगा यहाँ पर? फिर 1 फॉर लाइमन, और N2 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी, यानी एनर्जी क्या होगी? उसकी कम होगी, ठीक है। लिख लेता हूँ फिर 1/N1 स्क्वायर आता है 1 का स्क्वायर, माइनस 1/N2 स्क्वायर, N2 कितना है? 2 है, 1/2 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर? 1/λL इज इक्वल टू R 1/1, ये 4 हो जाएगा, माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपली 4 LCM, ऊपर 4 माइनस 1 3R, ठीक है। ये आ गई 1/λL। हमें λL चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे 4/3R। ये आ गया हमें लाइमन के लिए। अब उसके बाद में किसके लिए निकालनी है हमें? सिमिलर वे में बाल्मर के लिए। अब बाल्मर के लिए जो होता है N1 कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है, और N2 कितना मिलेगा? 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 1/λB लिखता हूँ, क्या हो जाएगा? R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, सिंपली क्या आ जाएगा? R 1/4 माइनस 1/9। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 36, ये 9 माइनस 4, ये 5, सिंपली क्या बच रहा है? 5R/36 से आ रहा है 1/λB की वैल्यू। लेकिन हमें λB चाहिए, λB चाहिए तो क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे 36/5R, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पूछा है? दोनों का रेशो पूछा है। दोनों का रेशो क्या आ जाएगा फिर? λL/λB। λL कितना है हमें? 4/3R। λB कितना दिया है? देखिए 36/5R, लेकिन ये डिवाइड में है तो इसको क्या कर देंगे? हम उल्टा कर देंगे, और क्या आ जाएगा? ये 5R/36। R गेट कैंसल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। सिंपली देखिए ऊपर क्या बच रहा है? 5, और नीचे 3 × 9, तो सिंपल क्या आ रहा है? λL डिवाइड बाय λB, 5 और 9 × 3 क्या हो जाएगा? 27। तो यहाँ पर रेशो क्या आ रहा है? 5/27। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ठीक है। चलो देख लीजिए इसे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। देखिए क्या पूछा है 10 क्वेश्चन नंबर 10 में। In a series LCR circuit with the resistance R 5000 ohm is connected to a AC source of a 250 volt. ठीक है, when only capacitance is removed, the current lags behind the voltage is 60 degree. When only the conductance is removed, the current leads the voltage by 60 degree. The impedance of the circuit is, impedance पूछा है हमें। एक एलसीआर सर्किट दिया है सीरीज में, वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है हमें? 5000 ओम। फर्स्ट कंडीशन में क्या किया यहाँ है? देखिए उसने व्हेन ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव, यानी कैपेसिटेंस रिमूव कर दिया, यानी सिर्फ क्या बचा है? एल और आर बचा है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। तब क्या है? और द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज कितना हो गया? 60%, 60 डिग्री हो गया। सेकेंड कंडीशन में क्या किया है? इंडक्टेंस रिमूव किया है
तो क्या बचेगा फिर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। और तब भी क्या किया है, वोल्टेज करंट लेट्स कितना कर रहा है 60 डिग्री। इम्पीडेंस की वैल्यू हमें पूछी है, ठीक है। तो हमें पता है, अब कंसीडर कीजिए, देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है, और इसको क्या है, एसी सोर्स कितना दिया है हमें 250 वोल्ट, ठीक है, ये 250 वोल्ट दिया है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या किया है कि क्या कैंसिल किया है, कैपेसिटेंस इज रिमूव, कैपेसिटेंस क्या किया, रिमूव कर दिया, सिंपली क्या बच रहा है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। अब यहां पर क्या दिया है हमें, कितने से वोल्टेज करंट लैग्स कर रहा है 60 डिग्री से, तो हमें पता है फेज डिफरेंस क्या होता है, फिर फेज डिफरेंस फॉर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए, आरएल सर्किट के लिए क्या होता है वो, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर होता है, ठीक है। इंडक्टेंस के लिए पूछा हमें, तो सिंपली tan फाई कितना दिया है हमें 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू एक्सएल की वैल्यू है क्या, एक्सएल की वैल्यू पता है क्या हमें, नहीं पता, लिख लेते हैं ये एक्सएल, और आर की वैल्यू पता है, आर को एज इट इज लिख लेंगे फिर भी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 पाई/3 यानी 60 √3 लिख लेंगे यहाँ पर, √3, ये आर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्सएल कितना आ गया हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आ गया हमारा √3/r, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सिमिलर वे में फेज डिफरेंस फॉर, ये आरएल है, ठीक है, फेज डिफरेंस फॉर सेकेंड कंडीशन में क्या किया है उन्होंने, अभी इंडक्टेंस में रिमूव किया है, देखिए इंडक्टेंस किया है और पहले वो किया था, तो क्या बच रहा है, सिर्फ आरसी सर्किट, ठीक है। तो इसके लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, tan फाई इज इक्वल टू एक्सी बाय आर, ठीक है, एक्सी को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर से √3, ये बाय आर, एक्सी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये √3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आर सिंपली एक्सी कितना आ गया √3r, एक्सएल भी कितना है √3/r, √3 इंटू आर। तो एक्सी और एक्सएल कैसे इक्वल है, तो ये ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, एट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक्सएल और एक्सी ये इक्वल होते हैं। तो फॉर इम्पीडेंस एट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारा पता है, r² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल, ऐसी कुछ होता है, लेकिन ये दोनों तो जीरो एक जैसे, यानी इनका सब्सट्रैक्शन कितना हो जाएगा 0, तो सिंपल क्या बच रहा है, z इज इक्वल टू √r², इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, r कितना दिया हमें 5000 ओम, सिंपली z इज इक्वल टू 5000 ओम, तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5000 ओम आ रही है, ठीक है, 5000 है ना, अरे गलती से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 500 ओम चाहिए, सॉरी 500 चाहिए, यहाँ ऑप्शन में 500 ओम, सी ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये 5000 ने होकर 500 है, ठीक है, 500 ओम, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गलती से वहाँ पर 5000 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोला गया है 11 नंबर का। इन AC source of angular frequency omega is fed across the resistance R and the capacitor C in the series. The current resistance is I. If now the frequency of a solution is changes to omega by 3, maintaining the same voltage, the current in the circuit is found to be half the ratio of a reactance to the resistance at the original frequency. क्या किया है उन्होंने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है ओमेगा, तब करंट की वैल्यू कितनी है आई, ठीक है, और कौन सा सर्किट दिया है हमें, आरसी सर्किट दिया है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में क्या किया है, करंट की वैल्यू कितनी कर दी है हाफ, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या कर दी है ओमेगा बाय 3 कर दी है। तब हमें उसका क्या करना है, रेशियो बताना है किसका, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का, रिएक्टेंस क्या है एक्सी और रेजिस्टेंस आर, ये दोनों का रेशियो हमें बताना है, दो कंडीशन दी गई है, ठीक है। अब देखिए एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी
एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी करंट पासिंग थ्रू दी आरसी सर्किट कितना होता है, देखिए आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स सी। ठीक है, ई आर एम एस बाय जेड होता है और आर सी सर्किट है, आर सी सर्किट के लिए जेड की वैल्यू होती है आर स्क्वायर एक्स सी। ठीक है, अब एक्स सी ही क्या है हमारा, एक्स सी को क्या लिखते हैं 1/ω/c। ठीक है, पुट कर देंगे फिर आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है ई आर एम एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1/ω, ये एक्स सी का स्क्वायर है 1/ω/c का स्क्वायर। ये आ गया हमारी कंडीशन फर्स्ट, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट में करंट की वैल्यू आ है और ओमेगा की वैल्यू सिर्फ मतलब फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही दी है, चेंजेस कहाँ है तो नेक्स्ट कंडीशन में। जब सेकेंड कंडीशन है, यहाँ पर आई कितना हो जा रहा है, देखिए सर्किट फाउंड टू बी हाफ, करंट इन दी सर्किट फाउंड टू बी हाफ, और फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज कर रहे हैं ω/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन के लिए, देखिए आई आर एम एस की वैल्यू आई आर एम एस इज इक्वल टू ये कितना हो रहा है हाफ, देखिए हाफ हो रहा है, बाकी एज इट इज ई आर एम एस अपॉन क्या है आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी देखिए ω/3, तो क्या करता हूं मैं 1/ω की जगह क्या लिख लेंगे ω/3 ω/3 c का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर यहाँ पर से क्या आ जाएगा आई आर एम एस बाय 2, ये ई आर एम एस ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये डिवाइडर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है यानी न्यूमरेटर में चला जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 और ये अपॉन में ω²c² एज इट इज। ये आ गया हमारी सेकेंड कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब क्या करता हूँ मैं, ये दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आई आर एम एस डिवाइडेड बाय ये आर एम एस इसके लिए होगा, अब इसके लिए निकालेंगे आई आर एम एस। ये डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 ये किस में चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो सिंपली यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट पहले इसके लिए क्या हो जाएगा ई आर एम एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस क्या है 1/ω/c का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा क्लियर। अब देखिए डिवाइड में है, अब डिवाइड में ये लेना है तो मैं क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा फिर ये ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर प्लस 9/ω²c², ये रूट में डिवाइडेड बाय ई आर एम एस। ठीक है, ये ई आर एम एस कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है यहाँ पर सिर्फ 2 बच रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर 2 बच रहा है, सिंपल क्या हो रहा है 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए ऊपर क्या बच रहा है सिर्फ आर स्क्वायर प्लस 9/ω²c²। ठीक है, डिवाइड में क्या बच रहा है यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c²। ये सारे किस में न्यू रूट में है। ठीक है, रूट हटा देंगे तो क्या कर देंगे दोनों जगह स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू क्या बचेगा फिर आर स्क्वायर प्लस 9/ω²c² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1/ω²c²। ठीक है, अब ये क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4r² प्लस अब ω/c क्या है 1/ω/c क्या होता है हमारा xc,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आई का आर स्क्वायर, 4x हो जाएगा क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या है ये आर स्क्वायर और प्लस 9 और 1/x, इसको क्या लिखूंगा सिंपली ऐसे ही एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 4r स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है आर स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को इधर ला लूंगा मैं, 4r स्क्वायर में से 3r स्क्वायर बचेगा, चला जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहाँ पर चला जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 1 गए तो क्या 3 गए तो कितना बच रहा है, सॉरी 1 ही जाना है, 3 नहीं 1 है, 1 सिर्फ, 4 में से 1 गया यानी कितना बच रहा है 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 4 गए तो कितना बच रहा है 5x स्क्वायर। हमें रेशो किसका बताना है एक्स बाय आर का, रिएक्टेंस टू दी रेजिस्टेंस बताना है। एक्स को एज इट इज रखता हूँ, आर को डिवाइड ले लेता हूँ मैं और 5 इधर चला जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू एक्स बाय आर, एक्स स्क्वायर है मैंने सिर्फ एक्स लिया यानी यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो सिंपली इसका जो रेशो आ रहा है √3/5, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा √3/5, दोनों भी रूट में आने चाहिए, ये ऑप्शन गलत लिख दी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा √3/5, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिंपली क्या किया मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, कुछ भी नहीं सिंपल सा है, सिर्फ कैलकुलेटेड पार्ट है। देखिए क्या बोला है उन्होंने, फर्स्ट कंडीशन में क्या किया हमें, देखिए ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में जो है करंट आया था ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दी गई है, ठीक है। तो मैंने सिंपली लिख लिया एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी करंट क्या होता है IRMS, ये RMS बाय आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, सर्किट कौन सा है RC सर्किट है, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी क्या कर दी ओमेगा/3 कर दी, तो सिंपली क्या किया मैंने ओमेगा/3 जब फ्रीक्वेंसी करेंगे तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई I/2 हो गई, ये इन्होंने दिया था। सिंपली क्या किया IRMS/2, ये RMS √r² 1 + ω/c² 3 कर दिया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या किया मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें क्या चाहिए था रिएक्टेंस टू दी रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए था, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दिया, डिवाइड कर दिया और सिंपल सा ये जो है सिर्फ कैलकुलेटेड पार्ट है इसलिए ज़्यादा बड़ा लग सकता है लेकिन कुछ भी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ डिवाइड करना है और ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी √3/5 है, दोनों भी रूट में, ठीक है। यहाँ पर √3/5 था लेकिन √3/5 है, ठीक है। When a photosensitive surface is irradiating by light of wavelength λ1 and λ2, kinetic energies of emitted photoelectrons E1 and E2 respectively, the work function photosensitive surfaces, वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। दो कंडीशन दी गई है, एक बार λ1 λ2 वेवलेंथ है और काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स E1 एंड E2 है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा सेम मटेरियल के लिए है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है सेम मटेरियल के लिए एक ही होता है। फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं क्या हो जाएगा E1 क्या होती है काइनेटिक एनर्जी hμ माइनस वर्क फंक्शन के लिए फाई लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। E1 इसको कैसे लिखते हैं hc/λ1 फॉर फर्स्ट के लिए ये फाई, ये हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन। म्यू क्या होता है c/λ, तो सिंपली लिख लिया फर्स्ट कंडीशन। सिमिलर वे में सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा E2 hc/λ2 बाय वर्क फंक्शन, ठीक है, हो गया। अब इस पर से क्या लिख सकता हूं मैं, इसको सेकेंड लिख लेता हूं, ठीक है। इसको देखिए HC ऐसे ही रखता हूं मैं, लैम्बडा यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर HC एज इट इज रखता हूं मैं, ये लैम्बडा उधर चला जाएगा, रुको कंफ्यूज ना होना, ये क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, मतलब ये कंडीशन बाद में ले लेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लो क्योंकि लैम्बडा के इसमें बोला। देखिए क्या करता हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ E1 माइनस, ये इधर माइनस इधर जाने पर प्लस हो जाएगा +5 इज इक्वल टू HC, ठीक है बराबर। अब देखिए λ1, ये λ1 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा λ1 × E1 प्लस
लैम्बडा 1 इंटू 5 इज इक्वल टू एच सी। ठीक है, इसको थर्ड नंबर देता हूँ। ठीक है, चलो फॉर नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, E2 इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्बडा 2 माइनस 5 हो जाएगा, लैम्बडा 2 फॉर सेकंड कंडीशन। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस में चला जाएगा, E2 प्लस 5 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E2 इंटू लैम्बडा 2 प्लस 5 इंटू लैम्बडा 2 इज इक्वल टू एच सी। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड दोनों की कैसी है, इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये हमारा इक्वेशन हम कह सकते हैं इस पर से 4। इक्वेशन 3 और 4 एक जैसे इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ देखिए पहले लिखता हूँ मैं लैम्बडा 1 E1 प्लस लैम्बडा 1 5 इज इक्वल टू E2 लैम्बडा 2 प्लस 5 लैम्बडा 2। ठीक है, दोनों क्या किया मैंने, ये देखिए लैम्बडा, ये यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख लिया लैम्बडा 1 E1 प्लस लैम्बडा 1 5, और इसको क्या किया मैंने, ये यहाँ पर उठा गया E2 लैम्बडा 2 5 लैम्बडा 2। ठीक है, हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ला लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्बडा 1 E1 माइनस E2 लैम्बडा 2। ठीक है, और ये 5 वाला जो है लैम्बडा 1 5 उधर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 5 लैम्बडा 2 एज इट इज, ये माइनस हो जाएगा लैम्बडा 1 5। ठीक है, अब देखिए हमें के वर्क फंक्शन यानी 5 की वैल्यू निकालनी है तो इसको एज इट इज लिखता हूँ लैम्बडा E1 माइनस E2 बाय लैम्बडा 2। अब यहाँ पर से मैं क्या कर सकता हूँ, 5 में क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकल लेता हूँ और क्या बचेगा फिर 5 लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1। ठीक है, अब देखिए 5 निकालना है, ये इसको डिवाइड ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा फिर लैम्बडा E1 माइनस लैम्बडा 2 E2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 5। 5 क्या हमारा वर्क फंक्शन है और सेम मटेरियल है, इसलिए 5 की वैल्यू दोनों के लिए कैसी हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, देखिए लैम्बडा 1 E1 है। ठीक है, लैम्बडा 1 E1 माइनस लैम्बडा 2 E2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दिया है, द फोटो इमिशन ऑफ अ मेटल सरफेस टेक्स प्लेस अ फ्रीक्वेंसी μ1 एंड μ2 ऑफ इंसिडेंट रेज μ1 इज ग्रेटर देन द μ2 दिया है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन द रेशो 1:k, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटेलिक सरफेस। यहाँ पर हमें क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। ठीक है, दो कंडीशन दी गई है, फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी μ1 और μ2 है और उनका रेशो दिया गया है हमें 1:k। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं K1 फर्स्ट के लिए लिखता हूं मैं, K1 फर्स्ट के लिए लिख लेता हूं मैं, K1 देखिए K1 क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी h μ1 और वर्क फंक्शन के लिए 5 लिख लेता हूं, ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए K2 क्या हो जाएगा, K2 फ्रीक्वेंसी क्या है μ2 वर्क फंक्शन 5, ये सेकेंड हो गया। बट देखिए ये दोनों का देखिए हमें रेशो क्या दिया है 1/k, तो ये जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो सिंपल ये क्या आ जाएगा 1/k इज इक्वल टू h μ1 माइनस 5 अपॉन h μ2 माइनस 5। ठीक है, ये क्या आ गया, दोनों का रेशो आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, k इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, h μ1k माइनस k5 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा h μ2 माइनस 5। ठीक है, बराबर। अब क्या करते हैं, h μ2 को यहाँ पर ला लेते हैं, क्या हो जाएगा फिर h μ1k माइनस h μ2 इज इक्वल टू, ये k5 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा k5 माइनस 5। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, h कॉमन निकालेंगे, क्या बच रहा है kv1 माइनस v2 इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे 5
k माइनस 1, ठीक है। हमें किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। अब क्या करता हूँ मैं, इसको डिवाइड में ला लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा h k v1 माइनस v2, ये डिवाइड में चला जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पर हमारा फाई यानी क्या होता है हमारा h म्यू नॉट, ठीक है, h म्यू नॉट होता है। तो देखिए यहाँ पर से क्या क्या कैंसिल आउट करें, h कैंसिल आउट कर देंगे और हमें क्या निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि होती है म्यू नॉट। देखिए फिर क्या आ रही है के वी वन माइनस वी टू के माइनस वन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए के वी वन माइनस वी टू अपॉन में के माइनस वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था। चलो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी The electron in a hydrogen atom is initially in the third excited state. When it finally moves to ground state, the maximum number of spectral lines emitted are. क्या पूछा है हमें, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट कितनी होगी ये हमें बताना है। फाइनली मिस्टर कहाँ से जा रहा है, इनिशियली कहा था थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहा है, थर्ड स्टेट नहीं कहा है, ठीक है। देखिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ये ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, फर्स्ट, ये जो 2 3 4, ठीक है, ये नंबरिंग देनी है, ये ग्राउंड स्टेट है फर्स्ट नंबर की, और जो सेकेंड नंबर की होती है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, थर्ड नंबर की सेकेंड और फोर्थ नंबर की थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो यानी कि वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, 4 यानी कि लिए कितना है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और उसके लिए हमें पता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू स्मॉल n n माइनस 1 अपॉन में 2, n क्या है हमारा यहाँ पर 4 माइनस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 बाई 2 इज इक्वल टू सिंपली क्या आ रहा है हमारा 6। तो कितना हो रहा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सिंपली हमारा ऑप्शन सी डी 6 आ रहे हैं, ठीक है, 6 आ रहे हैं और ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी, देखिए क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम अ रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेंथ e, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रैवल्स डिस्टेंस l। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है हमें, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन ट्रैवल्स डिस्टेंस l पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्सेलरेटेड होके कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है n, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होके कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, वो कितना है l है, ठीक है, l है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हुआ है डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एक्सेलरेटेड होने की वजह से, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है वर्क डन परफॉर्म हो रहा है ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv²। अब क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है हमें पता है E इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है हमारा पता है Q इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू QA होता है, ठीक है, बराबर, ये होता है हमारा फोर्स। तो यहां पर क्या कर लेंगे आप, फोर्स की जगह क्या करते थे पुट QE, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना कवर किया उसने L, ये हाफ mv² एज इट इज लिखता हूं मैं हाफ mv²। हमें वेलोसिटी पूछिए, वेलोसिटी को एज इट इज रखता हूं, क्या हो जाएगा ये QEL, ये क्या हो जाएगा इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। v² की वैल्यू आई हमारी 2QEL/m, हमें v की वैल्यू पूछिए, इसको सिंपली क्या करते हैं स्क्वायर रूट में लिख लेंगे QEL 2/m। देखिए क्या आ रही फिर हमारी वेलोसिटी QEL/m, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी, The shortest wavelength of a Lyman series is 912 angstrom. The longest wavelength
इन ए पास्चन सीरीज, ठीक है। अब देखिए लाइमन सीरीज की हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दी गई है, वो कितनी है 912 एंगस्ट्रॉम, और हमें किसके लिए पूछिए पास्चन सीरीज के लिए, ठीक है। अब देखिए अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी क्या है, एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी होगी यानी क्या है उसके लिए n1 क्या होता है लाइमन के लिए 1, और मैक्सिमम एनर्जी यानी n2 कितना होगा हमारा इन्फिनिटी, बराबर। अब देखिए लिख लेता हूं मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, हमें क्या पूछा है 1/λL लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपली 1/L कितना हो जाएगा हमारा r, ठीक है। λL इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या है 1/r, ये कितना दिया गया है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1/r की वैल्यू कितनी है हमारी 912 एंगस्ट्रॉम, ये आपको पता होगी, आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व करके बताया लेकिन ये याद भी रख सकते हो। अब पास्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है, लाइमन बार्मन पास्चन, लाइमन के लिए 1, बार्मन के लिए 2, पास्चन के लिए 3, n1 कितना हो जाएगा 3 और n2 अगेन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा 1/λp करता हूँ पास्चन के लिए r 1/3 स्क्वायर 1/∞ का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर 1/λp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/9, ये 0 हो जाएगी टर्म, और 1/3 का स्क्वायर 1/9 और ये r मल्टीप्लाई में हो जाएगा, λp क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे हम, सिंपली 9/r, हमें पता है 1/r कितना होता है 900, इसको सॉल्व कर देंगे 9 इंटू 1/r यानी 912 एंगस्ट्रॉम, 9 इंटू 9 कितना होता है 81, सिंपली कितना आ जाएगा ये देखिए आप कैलकुलेट करेंगे तो 8208 एंगस्ट्रॉम, इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी 17 नंबर का प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H at a center of a long solenoid having n turns per unit length and carrying current I where a material is kept it is, सिर्फ हमें क्या पूछा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछिए सिंपली सोलोनाइड के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलोनाइड क्या होती है, फॉर n टर्न्स μ0 ni, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है B/μ0, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है हमारी μ0 ni अपॉन μ0 कैंसल, सिंपली इंटेंसिटी क्या मिल रही है हमें ni। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, इसको किससे डिनोट करते हैं H से, H क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। द आउटपुट ऑफ OR गेट इज, OR गेट के लिए आउटपुट निकालना है। OR गेट यानी क्या होता है, सिंपली एडिशन होती है 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1 और 0 0 0, ठीक है। ये सिंपली क्या होता है, सिंपल एडिशन करना है हमें, ठीक है। देखिए अब ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, अब हाई 1 यानी हाई कब मिलेगा हमें, क्या बोला है उन्होंने, देखिए मैं लिख ही लेता हूँ, ये कंसिडर कीजिए ए बी ये y, क्या होता है 1 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। सिंपल क्या होता है और गेट के लिए एडिशन का आता है 1 0 के लिए 1 1 1 के लिए 1 0 0 के लिए 0 0 1 के लिए 1। देखिए अब ऐसी देखिए यहाँ पर क्या पता लग रहा है हमें, इसका ऑब्जर्व करने में अगर कोई एक इनपुट भी अगर 1 होगा तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपली देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन, ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, इन्होंने क्या बोला है ओनली, यानी जब दोनों इनपुट कैसे हो हाई हो तभी हमें हाई मिल रहा है, ऐसे की कंडीशन है क्या, अरे भैया यहाँ पर लो है फिर भी हमें आउटपुट में 1 मिल रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0, तो 0 के लिए तो 0 ही मिल रहा है। ओनली व्हेन आइदर
इनपुट इज 0 व्हेन आइदर इनपुट इज 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए फिर क्या है, इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर 1, अगर कोई एक भी इनपुट या फिर दोनों इनपुट भी 1 मिलेंगे तो हमें जो आउटपुट है वो 1 मिलेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रुथ टेबल आपको आने चाहिए एंड और इस पर एक क्वेश्चन आपको हमखास पूछा जाता है गेट पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। रेक्टिफायर इज यूज टू, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। रेक्टिफायर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट एसी सर्किट, एसी टू डीसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट में, ठीक है। चलो तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, एलईडी मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग जिंक सोलेनोइड देन इट इज इमिट्स, इसका भी आंसर है थ्योरेटिकल, ब्लू लाइट होता है, ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। चलो अब क्या बोला है, अ लॉजिक गेट विच गिव्स आउटपुट हाई ओनली व्हेन इट्स टू इनपुट्स टर्मिनल्स आर एट द डिफरेंट लॉजिक लेवल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी क्या है, दोनों कैसे चाहिए, इनपुट्स डिफरेंट चाहिए, अगर कोई एक 1 हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट तो हमें हाई चाहिए। अब और किसका है, यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉर किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, और का। जैसे और का भी हमने ऑब्जर्वेशन टेबल देखा, ठीक है। अगर 1 0 करूंगा तो 1 मिलेगा, लेकिन नॉर उसका अपोजिट हो जाएगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो नॉर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। और का भी देखा हमने तो इससे मिलता नहीं है। और देखिए अगर कोई 1 हो और दूसरा 0 हो तो एंड गेट में क्या मिल रहा है हमें, 0 आउटपुट, जबकि हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए आउटपुट में। तो अभी एक बचा है सिर्फ एक्सॉर गेट। एक्सॉर के लिए आउटपुट क्या होता है, सिंपली ए का बार डॉट बी प्लस बी का बार डॉट ए। देखते हैं जब ए 1 हो और बी 0 हो, ठीक है। अब ए बार यानी ए का बार यानी इसका क्या, 1 का 0, बी यानी 0, ठीक है, प्लस बी का बार यानी बी का बार यानी क्या, 0 का 1 हो जाएगा, और सिंपली ए का बार ए एज इट इज 1। तो देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, 1। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, क्या है, दोनों इनपुट क्या है, डिफरेंट है। 1 0 लिया हमें तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ एक्सॉर गेट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। देखिए अभी क्या बोला है उन्होंने कि इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स इंटर द इमिटर in the 10 to the power 8 second if 1% of electron are lost in the base, then the current that enters the collector and the collector amplification factor are respectively। देखिए पहले क्या बोल रहा है, 200 इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन द इमिटर, कितने सेकंड में, 10 to the power -8। तो सिंपली क्या होता है वो IE इमिटर के लिए। अब क्या होता है, 200 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, सिंपली पता है हमें, 200 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19। टाइम कितना है, 10 to the power -8। ये हो गया हमारा IE कितना आ रहा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 3.2, 2 इंटू 1.6 क्या हो जाएगा, 3.2, ठीक है। और 10 to the power 2 इधर चला जाएगा प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करता ही कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, जगह बन आई क्या हो जाएगा, फिर 200 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 to the power 2 लिख सकता हूँ, इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 अपॉन में 10 to the power -8, ठीक है। अब ये +2 है, ये -19 है, तो क्या हो जाएगा सिंपली, और 1.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 to the power 2 गए अगर 19 में से, तो क्या बचेगा 17। ये -8 है, ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगा, इंटू 10 to the power +8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3.2, 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 इंटू 10 to the power -9। सिंपल देखिए हमें क्या मिल रहा है,
आई की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, देखिए देन द करंट दैट इंटर्स द कलेक्टर कितना मिल रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁹। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ज्यादा पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, सिंपल कैसा है, आई मिल गया। देखिए हमें क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन दिए गए थे 200 इलेक्ट्रॉन इमिटर हो रहे हैं 10⁸ सेकंड में, और हमें क्या पूछा है, देन द करंट दैट इंटर्स इन द कलेक्टर। अब जो कलेक्टर में जो करंट जा रहा है वो क्या हुआ, आई, ये निकालना था हमें, सिंपल हमें निकाल लिया 3.2 इंटू 10⁻⁹। ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आगे का छुड़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बोला है इन्होंने, फिर भी देखते हैं हम आगे का, इफ 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट इन दी बेस, ठीक है। अब 1% कहां पर लॉस कर रहा है, बेस में, यानी मैं लिख सकता हूं इसके लिए आई बी 1% ऑफ आई, आई यानी टोटल करंट होता है, 1% यानी आई का 1% क्या हो रहा है वो, तो इसको 1/100 ये 1% हो जाएगा, ये आई ई, ठीक है, बराबर ये आई बी हो जाएगा। तो आई बी कितना आ रहा है हमें, ठीक है। और देखिए 1% जब आई बी में जा रहा है तो बचा हुआ कहां पर जाएगा, कलेक्टर में जाएगा, तो कलेक्टर में कितना जा रहा है, 100 में से अगर एक यहां पर जा रहा है तो बचा हुआ कहां पर जाएगा, कलेक्टर में, 99/100 ऑफ आई ई, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, सिंपली एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, बीटा, जो कि IC/IB होता है, ठीक है। IC कितना मिला हमें, 99/100 इंटू IE, और IB कितना है, देखिए IB कितना है 1/100 इंटू IE। इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर दें, IE कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बीटा मिल रहा है हमें 99। देखिए हमारा आंसर सही है क्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना भी सॉल्व कर लेते थे तो आपका आंसर आ जाता था, आगे छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा है, फॉर अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज 40, द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस इज 100 and 400 ओम रिस्पेक्टिवली द पावर गेन ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। क्या क्या दिया हमें, वोल्टेज गेन दिया गया है, ये भी करता हूँ, ये कितना है 40, उसके बाद इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस दिया है, आर आई कितना दिया हमें 100, पहले इनपुट दिया है बाद में आउट 100 ओम, और ये आउटपुट दिया है आर वो लिख लेता हूँ 400 ओम रिस्पेक्टिवली। द पावर गेन ऑफ, पावर गेन निकालना है हमें, ठीक है, AP लिख लेता हूँ। पावर गेन क्या होता है, सिंपली वोल्टेज गेन इंटू दी करंट गेन, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं बीटा इंटू पावर गेन, सॉरी वोल्टेज गेन। बीटा क्या होता है हमारा, सिंपली कॉमन इमीटर के लिए करंट गेन होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं पावर इज इक्वल टू करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन होता है, ठीक है। अब हमें क्या है, बीटा की वैल्यू नहीं पता है, बीटा यानी क्या है, करंट गेन होता है, हमें वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो लिख ले रेजिस्टेंस गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं AR रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। रेजिस्टेंस गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट कितना दिया हमें 400 डिवाइड बाय इनपुट क्या है 100, सिंपली हमें क्या मिल रहा है 4, ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज गेन आ गया, अभी किसकी वैल्यू चाहिए हमें, करंट गेन की वैल्यू चाहिए। करंट गेन क्या हो जाएगा, फिर सिंपली इसको मैं लिखता हूँ करंट गेन के लिए AI लिखता हूँ, क्या हो जाएगा V/R। वोल्टेज गेन क्या है हमारा, सिंपली AB, और क्या है रेजिस्टेंस, हमें ये पता है ना, करंट इज इक्वल टू क्या होता है V/R, तो सिंपली क्या किया है मैंने, तीनों का गेन ले लिया, करंट गेन इज इक्वल टू वोल्टेज गेन अपॉन रेजिस्टेंस गेन, सिंपली क्या आ जाएगा AR। वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी दी गई है 40, रेजिस्टेंस की हमने अभी निकाली, रेजिस्टेंस गेन की 4, सिंपली यहाँ पर कितनी आ गई 10, तो करंट गेन की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10, जो कि क्या है हमारा बीटा है, ठीक है। बीटा ही क्या है हमारा करंट गेन है, तो वैल्यू पुट कर दो,
पावर गेन कितना दिया है, पावर गेन दिया गया है कि हमें पावर गेन निकालना है। AP इज इक्वल टू करंट गेन, बीटा की वैल्यू कितनी आ गया हमारी 10, वोल्टेज गेन दिया है 40, सिंपली पावर गेन आ गया हमारा 400। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये करंट गेन ही क्या है हमारा बीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, चलो इन कॉमन इमीटर के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो in a common emitter amplifier the changes 0.2 milliampere in the base current causes a changes 5 milliampere the collector current, the input resistance 2 kilo ohm and the voltage gain is 75, the load resistance in the circuit is, क्या क्या दिया है हमें, देखिए कॉमन इमीटर दिया है पहले तो, चेंज ऑफ इन द बेस करंट यानी IB कितना दिया हमें 0.2 इंटू मिली एम्पियर यानी 10 to the power -3 एम्पियर। उसके बाद दिया करंट कॉजेज चेंज ऑफ 5 मिली एम्पियर इन दी कलेक्टर करंट यानी IC कितना दिया है हमें 5 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर। उसके बाद क्या दिया है, इफ द इनपुट रेजिस्टेंस RI कितना दिया हमें 2 किलो ओम 2 इंटू 10 to the power 3, और क्या दिया हमें वोल्टेज गेन कितना दिया हमें 75, और क्या पूछा हमें लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस ही क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब वोल्टेज गेन क्या होता है, सिंपली आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है IR बराबर। अब कॉमन इमीटर में आउटपुट कौन होता है, कलेक्टर, तो मैं लिख सकता हूं VC बाय VB, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट कौन सा होता है, कलेक्टर होता है कॉमन इमीटर के लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सिंपली देखिए ऐसे लिख सकता हो, V इक्वल टू IR होता है IC इंटू RC, RC क्या है हमारा लोड रेजिस्टेंस आउटपुट। ठीक है, VB क्या होता है इनपुट में, इसको IB इंटू RI लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए सारी वैल्यू हमें पास पता है, वोल्टेज गेन हमें 75 है, IC कितना दिया है देखिए 5 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर, लोड रेजिस्टेंस हमें निकालना है, डिवाइड में IB कितना दिया है देखिए 0.2 इंटू 10 to the power -3, और RI कितना दिया है देखिए 2 इंटू 10 to the power 3 +3। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है इसमें, 5 1 जा 5 5 15 जा, और क्या क्या 10 to the power -3 10 to the power -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, कुछ भी नहीं। अब देखिए 0.2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, लेकिन यहाँ पे 0.2 है तो क्या हो जाएगा 0.4, 15 इंटू 4 सॉरी 0.4 चाहिए ना, 15 इंटू 0.4 और ये 10 to the power 3 एज इट इज, और यहाँ पर क्या बच रहा है सिर्फ RL लोड रेजिस्टेंस। 15 4 जा 6, 0.4 है ना, 6 इंटू 10 to the power 3 इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ओ 6 ओम, अरे काहे गलत कर दिया हो, 10 to the power 4 6 किलो ओम होना चाहिए यहाँ पर, 6 किलो ओम, यहाँ पर किलो ओम होना चाहिए। ऑप्शन में लिखने में थोड़ी गड़बड़ हुई होंगी, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है उसका 6 किलो ओम आएगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना आप। चलो फाइनल देखते हैं अभी। नहीं देखिए क्या बोला है, अ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर चेंजेस इन 8.0 मिली एम्पेयर इन द इमीटर करंट produces a change of a 7.2 milliampere in the collector current. What is change in the base current is necessary produce the same change in the collector current. Simply क्या है देखिए, I कितना दिया है हमें, I कितना 8.0 मिली एम्पियर। ठीक है, IC कितना दिया है 7.8 मिली एम्पियर। हमें क्या पूछा है, IB पूछा है, तो IB हमें निकालना है। I क्या होता है IC प्लस IB, इस पर से IB क्या हो जाएगा, IC इधर चला जाएगा, IE माइनस IC, IE दिया है 8 माइनस IC कितना दिया है 7.8,
सिंपली आई बी कितना हो जाएगा, 8 में से 7.8 गया तो 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारा, माइक्रो में दिया है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, ये 200 लिख लेता हूँ मैं, यानी 10⁻⁻⁻⁶। क्या किया मैंने, 0.2 को क्या लिखा, 3 पॉइंट शिफ्ट किया, यानी 2 0 लगा लिया, तो 10⁻⁻³ वो हो गया, और मिली का 10⁻⁻3, ऐसे मिलाकर 10⁻⁻⁶ हो गया। 200 10⁻⁻⁶, इसी को क्या कहते हैं, 200 माइक्रो एम्पियर। ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। चलो खत्म हो गया शायद। तो बच्चों ये थे मॉक टेस्ट 4 के आपको जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किया है वीडियो लेक्चर के द्वारा। अब इसके बाद के भी मेरे ख्याल से सर ने जैसे कि कहा है आपको कि सारे मॉक टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय। पढ़ाई करते रहना अच्छे से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।